क्या बात है बच्चे, अच्छा। ऑल गुड। यस सर। चलिए बढ़िया। तो बेटा होपफुली हम भी थोड़े टाइम में मिल भी पाएंगे रेगुलरली। लेट्स ऑफ एनीवे, काफ़ी कुछ इनपुट्स आउटपुट्स अच्छे आ रहे हैं बेटा स्टडी और सब के भी, मतलब अपन देखें तो एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स गुड। थोड़े दिन पहले जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिन एस एम एस ओनली है ना, एस एम एस में बेटा डॉक्टर है, ड्यूटी है उनकी। तो एस एम एस से ही बता रहे थे कि राजस्थान में और का नहीं कह सकते बट दे आर प्रेडिक्टिंग कि राजस्थान में थर्ड वेव का चांसेज ऑलमोस्ट मिल है। बाकी रेस्ट सी, और शायद इस पे न्यूज़पेपर में भी आया है, शायद आर्टिकल आया है ना। आई होप सो। सर पर स्कूल वापस बंद हो गए ना 1 तारीख से। अभी नहीं कह सकते बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। क्यों? सर कोई ट्वीट आया था ना आज, वो सोशल मीडिया पे देखा था मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम सोशल मीडिया पे स्कूल बंद होना हो तुरंत देख लेते हो, है ना। पढ़ाई कब करोगे ये नहीं देखते हो बेटा। देर इज़ नो सच इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन में न जाए। ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको, चिंता न करें। तो बेटा पिछली क्लास में हम ऑक्साइड्स देख रहे थे, है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो रिमेम्बर होगा। तो हम पिछली बार ऑक्साइड्स वगैरह को देख रहे थे, तो लेट्स सी यही से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए बेटा, बेटा पिछली बार हमने बात की कि जो नाइट्रोजन के मेजोरिटी ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे आ जाएगा। आप देखें N2O, हमने लाफिंग गैस की भी बात की थी, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। इनकी बेसिक बेसिक बेटा देखो कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस होती है जो हमें ध्यान रखनी है, पास्ट में पूछी गई है या जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो वैसे बेटा सर बात, आवाज अटक रही है। आवाज़ अटक रही है क्या? एक सेकंड रुक नो जाओ सर। बेटा, फिर भी एक सेकंड रुको, मैं लेन वायर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आज लेन भी कनेक्ट नहीं किया, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस बेटा, आई थिंक आई हैव कनेक्टेड विद लेन। अब बेटा कोई इशू नहीं आएगा आवाज़ का अपने को। यस गुड। बेटा कंटिन्यू करते हैं, चलो यहाँ से, है ना। बेटा पिछली क्लास में हमने यही से शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा याद रखने का है। देखो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनको याद रखें। वही है बेटा, जितना याद रखेंगे उतना फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। ये चैप्टर थोड़ा मेमोरी बेस्ड है बट फिर भी लाइक मैंने पहले भी कहा, थोड़ी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा भी इसको हम कम वो बना पाए, कम रट्टाफिकेशन वाला बना पाए तो बेटर है। बाकी इस बार के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, हर एक चीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल सीधा पूछ दिया डाई नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, कलरलेस है नहीं है, कलर है कि नहीं है, ये सब क्वेश्चंस पूछ दिए तो वैसे आ जाएगा बेटा। आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कैसी है, एसिडिक, बेसिक। 3 ऑप्शन दे दिए, न्यूट्रल, नन ऑफ दी अबव। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा, हम क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, क्लियर। यस सर। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि NO2 जो है बेटा वो कलर कौन सा होता है, कलर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस का है इज द ब्राउन कलर, लेट्स से बेटा। सब 3 और 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें और फिर पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन इतना परेशान कर सकते हैं हमें इस बार बेटा। कई बार हमें लगता है कि अरे ऑब्जेक्टिव हो गया आसान, नहीं, ऑब्जेक्टिव टफ है। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना बहुत टफ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा इट्स नॉट एन इजी टास्क। मतलब पहले की जैसा नहीं है, पहले नंबर आना डिफिकल्ट होता है, सब्जेक्टिव पेपर में नंबर लाना फिर भी आसान होता है बेटा, बट ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना इज ए डिफिकल्ट टास्क, इतना आसान नहीं है। हाँ, जो बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करेगा उसको यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऑब्जेक्टिव में चीटिंग आसान होती है, बट बेटा इट्स नॉट दैट मच ट्रू।
तो वो बात है ना, एवरेज मार्क्स से भी ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे। बाकी लेट्स से इस बार पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा सबका कि ऑब्जेक्टिव में बच्चा कैसे करता है बोर्ड लेवल पे, तो दैट विल बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस दिस टाइम। तो तभी हमें भी अप्रोप्रिएटली पता चल पाएगा जब आप लोग ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि सर ऐसा रहा ऐसा रहा। और फिर हम खुद भी पेपर्स वगैरह लेंगे बेटा आपसे, ऑब्जेक्टिव पेपर से आपके होंगे, तो उससे भी हमें पता चल पाएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं। चलो तो बेटा आगे बढ़ाते हैं हम। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या है, कौन सी आपके पास में गैस है। तो बेटा ये देखो याद रखना बेसिक है, यहाँ पे ये दोनों न्यूट्रल होती है +1 और +2 में, उसके बाद के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो बेसिक तो ऑप्शन मारने का सवाल ही नहीं होता। और ध्यान रखिए कि दो जो शुरू के दो है वो आपके न्यूट्रल होते हैं, दैट्स इट। बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स। बेटा देखो पहली बात तो ये है, ये कोई रट्टाफिकेशन का टॉपिक नहीं है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ये दिस इज रिलेटेड टू द ग्रेड 11 पार्ट। आप ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ग्रेड 11 के पार्ट पे रिलेटेड है, ये आपका 11th के लेवल पे आएगा बेटा, 11। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत बड़ा टाइप से है, ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है आपके पास में। आपको पता है तो है, नहीं पता तो नहीं पता। इनको मतलब बनाने का स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया ही होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ इट। अब जिन बच्चों को थोड़ा भी आइडिया है कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मैंने आपको बोला भी था बेटा रिवीजन करना स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत, तो वहाँ से बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने किसका एग्जाम्पल ले लूँ, लेट से N2O3 का ले लें हम। अब वैसे सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट यदि ये नहीं होता तो क्या, सिंपल बात सोचा करो बेटा, क्या एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता था क्या? जस्ट सोच के देखो, इज इट पॉसिबल कि एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दे? ऑब्वियस सी बात है नहीं पॉसिबल है। तो 100% नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज होगा। बाकी अब समझ लो बेटा कि एक बार एक तरफ दो बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन एक तरफ आएंगे, 1 ऑक्सीजन एक तरफ आएगा, तो एक नाइट्रोजन के 2 और एक 3 और एक 4 बॉन्ड जा सकते हैं मैक्सिमम, तो एक 4 बॉन्ड। अब इसे यहाँ डबल नहीं बनेगा देखो, और ये भी कोऑर्डिनेट टाइप से जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बच जाएगा। 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस एक पे लोन पेयर नहीं बचेगा। सो दिस इज द वे बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बेटा। सिमिलरली NO2 इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, आपका बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है NO2 का। तो और यहाँ से N2O4 का देखेंगे तो वही 2 और 2 पे 2 N2O4 आसान, 2 ऑक्सीजन दोनों पे। सिमिलरली N2O5 5 ऑक्सीजन पे बेटे ब्रिजिंग एटम आ रहा है यहाँ पे। तो अलग से ध्यान रखने के लिए तुम क्या रख सकते हो, N2O5 इज लिटिल बिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बाकी N2O4 मुझे पता है सब बना देते हैं, NO2 सब बना लोगे, ये बना लोगे एक N2। दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर कि 3 ऑक्सीजन को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, और वहाँ पे 5 ऑक्सीजन को कैसे डिवाइड किया है, बस ये पता होना चाहिए बेटा। बाकी इट्स बेसिक। N2O4 सबको पता है, दोनों पे 2 ऑक्सीजन दे देंगे, और NO2 सिंपल N, एक ही N है, 2 तो उसी पे जाएंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से बेटा ये बात क्लियर होनी चाहिए। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर के बॉन्ड पैरामीटर्स लर्न करने की नीड है क्या? नहीं ना, इसको मगअप नहीं करना है बेटा। दिस इज सेकंड प्रायोरिटी, लेट मी कीप इट ऑन सेकंड प्रायोरिटी। बट यस जेई में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। तो जेई में आपके इस बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पास्ट टाइम पे पूछा गया है, तो वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। बट बोर्ड लेवल पर आई डू नॉट थिंक कि इतना परेशान करेगा बोर्ड, और कभी आया भी नहीं है। दे हैव नेवर आस्क्ड कि NO2 में बॉन्ड लेंथ कितनी क्या होगी, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आगे भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है। हालांकि बुक ने गिवन है, बट नहीं। बट क्या जेई ने पूछा? बिल्कुल, जेई ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बॉन्ड लेंथ कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है कौन सा छोटा है, ऐसे पूछा उन्होंने ये नहीं पूछा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। बट जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा कि विच ऑफ दी बॉन्ड्स को जैसे नाम दे दिया उन्होंने 1 to एटसेट्रा, और पूछ लिया कि कौन सा बॉन्ड बड़ा कौन सा छोटा है, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी है। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डेफिनेटली आस्क्ड इन जेईई बट नॉट इन बोर्ड्स। तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, कौन से टॉपिक को, बॉन्ड पैरामीटर्स को। बट स्ट्रक्चर्स इज अ बेसिक थिंग जो आपको आने चाहिए, वो किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दे सकते हैं बेटा। आप एक्सपेक्ट करें पीबॉक से हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव है तो आप एक या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा इसका स्ट्रक्चर है।
तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटा 1 to 2 आपके पेपर में। और इस बार ऑब्जेक्टिव है तो आपको बनाने को नहीं बोलेगा, तो आपसे सीधा बेटा क्वेश्चन कर लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। तो वहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे वो आपको। बात समझ में आ रही है हमको? यस क्वेश्चन सर। का नेचर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेटा थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस रखेंगे, स्ट्रक्चर्स को आप देख लेंगे, इनकी टेबल्स बनी हुई है बेटा, नोट्स में आप इंक्लूड करें तो भी ठीक है, नहीं भी करो तो ठीक है। ऐसी चीज़ जो बेटा डायरेक्ट है उसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट आई एम ऑल्सो ओके विद दैट, बट कुछ मैं लिखाता हूँ तो वो पॉइंट्स जरूर नोट किया करो, क्योंकि उनसे तुम्हें याद करने में आसानी होगी। क्योंकि वो हम थोड़ा शॉर्ट बना के किसी न किसी वे में बेटा उसको छोटा करके लिखवाता हूँ मैं बुक के मुकाबले, कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरी थ्योरी नहीं लिखते, तो वो हेल्पफुल होता है बेटा हमारे लिए। तो वो आपको करना है रिमेंबर, और लिखना भी है। अदर देन दिस ये आप डायरेक्ट अपनी टेबल भी है बुक में, उससे रेफर कर सकते हैं, चाहे तो नोट्स भी मैं अपलोड करता हूँ बेटा, उससे रेफर कर सकते हैं हम। और ध्यान में रखें, उसमें भी आप मार्क कर ले कि इसको अलग से ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ाए कहानी को। यस सर। चलिए बेटा, तो अब नया लास्ट एंड फाइनल नाइट्रोजन का कंपाउंड बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ये कंपाउंड सबने बेटा सुना हुआ है, इसका नाम मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने कभी नाइट्रिक एसिड का नाम नहीं सुना हो। एटलीस्ट नाम तो सबने सुन रखा है, बाकी बात अलग है बेटा, HNO3, बाकी और कुछ पता हो चाहे ना हो, है ना। तो HNO3 इज एक्चुअली द नाइट्रिक एसिड बेटा। अच्छा बेटा एक छोटी सी बात समझिए, नाइट्रोजन के जो एसिड्स होते हैं तो इनमें नामकरण, नेमिंग का बेटा कन्वेंशन टाइप से होता है। कैसे? तो एक जस्ट बेसिक चीज सिखा रहा हूं तुम्हें। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब होती है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जब होता है, तो आपका बेटा एसिड का नाम क्या है, हाइपो वर्ड यूज होता है, ठीक है। और इससे थोड़ा ज्यादा होता है, मिडवे लगभग जब होता है तो अस यूज होता है बेटा, ठीक है। लोअर से थोड़ा ज्यादा कह लो, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मिडवे ऑक्सीडेशन नंबर कह लो बेटा, तो उनके लिए एंड में यूज होता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल्स दूंगा तुम्हें तो रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। और हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं तो आपके एक यूज होता है 18। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से देखेंगे हम, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, H2N2O2, तो इसका नाम लिखा जाता है H2N2O2। तो यहाँ पे जब तुम पता करोगे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, देखो ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो -2 और -2 -4, हाइड्रोजन पे +1 होता है जैसे, तो ये प्लस, तो बचा कितना बेटा, प्लस का दो नाइट्रोजन पे आएगा, तो 2 नाइट्रोजन पे +2 तो 1 पे +1, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसका नाम इस तरह से लिखा जाता है बेटा, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। इसी तरह देखो बेटा HNO2, यहाँ पे देखेंगे तो ये है +3 में, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड, नाइट्रस। तो ये देखो ये सेकंड नंबर को हो गया, मिड वालों के एंड में एस लगा, OUS लगते हैं। और तीसरा आप देखोगे HNO3, तो इसका नाम देखो लिखा जाता है नाइट्रिक आइस, नाइट्रिक एसिड लगाया जाता है इसके नाम के आगे। करेक्ट है बात, समझ आ रहे हैं हमको बेटा? यस बेसिक सर। सी है, हाइपोनाइट्रस ये सब में आएगा, ये फॉस्फोरस वालों में भी आएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपर फॉस्फोरिक एसिड, ये सब कुछ आएगा आगे चल के। उसमें चौथी कैटेगरी भी आएगी, इससे भी बड़े वालों को कैसे लिखते हैं, तो वो सब कॉमन सी चीज होती है जो आपको ध्यान में रखना होता है। बेसिक बेसिक है बेटा बिल्कुल। सॉरी, शुरू करते बेटा प्रिपरेशन के साथ। प्रिपरेशन ऑफ HNO3, हेडिंग HNO3 है तो HNO3 की ही बात करेंगे हम।
बेटा यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे आप लेते हो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इन दोनों से बनाया जा सकता है ये। इसकी हीटिंग करवाते हो आप H2SO4 के साथ, तो जो कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है, मतलब सॉरी, सोडियम लोगे तो NaHSO4, पोटेशियम लोगे तो KHSO4, और साथ में बन जाएगा HNO3। वेरी बेसिक रिएक्शन या वेरी बेसिक रिएक्शन बेटा, बट ये स्मॉल स्केल पे बनाने के लिए है। दिस इज नॉट फॉर फॉर्मेशन एट लोअर लार्ज स्केल बेटा, मतलब ये ऐसा है जो कि स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन में काम में आता है। ये प्रोसेस आपका बेसिक सा है, बहुत सिंपल रिएक्शन याद रखने का एट स्मॉल स्केल, या लेबोरेटरी में कर लो, लेबोरेटरी या स्मॉल स्केल पे। अच्छा, नाइट्रिक एसिड बेटा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन यू कैन से H2SO4, HCl एक्सेट्रा, इनसे भी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हें ये पता है या नहीं, कुछ बेसिक जानकारी आपसे ले ले हम। H2SO4 इज नॉन एज किंग्स ऑफ एसिड, पता है हमें? यस सर। पता नहीं आपको जनरल नॉलेज आइडिया है या नहीं, कोई बताएगा कि इससे स्ट्रॉन्ग तो HNO3 है जैसे, देन व्हाई वी कॉल इट एज ए किंग ऑफ एसिड्स? सर ये एक्टिविटी की वजह से। ऐसा तो नहीं है, सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ जरा। इंडस्ट्रियल मेथड बेटा, कुछ देखे दिमाग लगाओ, कभी तो सुना होगा कि किंग ऑफ एसिड से H2SO4, ऐसा क्यों? फर्स्ट टुवर्ड्स प्रोसेस, दिस इज नॉट द मोस्ट रिएक्टिव बेटा, ऐसा नहीं है सबसे पावरफुल है इसलिए किंग है, इससे भी पावरफुल एसिड्स है, इवन HNO3 इससे पावरफुल है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये किंग है आपका? द रीजन बीइंग बेटा, कॉमर्शियली H2SO4 इज द मोस्ट यूज्ड एसिड, मतलब कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज्ड एसिड है ये, कॉमर्शियली मोस्ट वाइडली यूज्ड। इस वजह से इसको किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है, क्योंकि इस एसिड का कॉमर्शियल यूज सबसे ज़्यादा है नेचर में। याद रख सकते हैं हम इसको, आसान है याद रखना। यस सर। तो ध्यान रखिए बेटा, गड़बड़ ना करें। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक का पार्ट नहीं है, बट हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। H2SO4 आगे आएगा भी अपने पास में, है ना, तो वो काम आएगा अपने को। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमारे पास में क्या होता है, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस है। बेटा ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस है ये लगभग अपनी 3 स्टेप में होती है। स्टेप 1, ध्यान से देखिए बेटा, पहले मैं रिएक्शंस लिखूंगा, रिएक्शंस की फॉर्म में बताएंगे इसको, क्योंकि यहाँ रिएक्शन से इन्वॉल्व होती है। 4HNO3 + 5O2। अब बेटा देखो ध्यान में, इसको वैसे याद रखना है, इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। प्लेटिनम या रोहिडियम कैटलिस्ट लिया जाता है बेटा लगभग 500 केल्विन और 9 atm प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाई जाती है, जिसमें आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से बेटा NO2 बनाया जाता है। स्टेप 2 में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। तो ये रिएक्शन से आपका NO2 बनता है। बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दो, यहाँ हो जाएगा। और जब NO2 बन गया, इसका फाइनली आप क्या करते हो, डिजोल्व करते हो वाटर में। स्टेप 3 में आई, यहीं पे लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप क्या करते हो, NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो। तो NO2 को जब वाटर के साथ डिजोल्व करवाते हैं तो आपका HNO3 बनता है, प्लस NO वापस से बन जाती है, ये वाली NO, और उसको वापस रिसाइकल वगैरह करने के लिए बेटा भेज दिया जाता है। बैलेंसिंग करूँ तो 2 लगा दिया जाए यहाँ पे, और NO2 H2 H4 and 3 NO। तो ये आपकी बैलेंस हो गई देखो रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये बेटा आपकी एक तरह से क्या है, इनकी प्रोसेस है, मतलब आपको तीनों रिएक्शन थोड़ा ध्यान में रखनी होती है ओस्टवाल्ड्स मेथड में। शुरुआत कहाँ से होती है, NH3 से। NH3 का ऑक्सीडेशन से NO बनता है फर्स्ट, फिर NO का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, जिससे NO2
NO2 मिलती है और NO2 को वाटर में पास करवा के आप HNO3 बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी हमें ध्यान में रखने की बात है। इसको चिंता मत करो, मैं अभी पीछे बेटा एक छोटा सा एक फ्लो डायग्राम बना दूंगा इस प्रोसेस को शॉर्ट में रिमेंबर रखने के लिए। तो पहले आप इतना लिखो, फिर अगले पेज में मैं इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दूंगा कि जिससे आप इस प्रोसेस को याद रख सकें। तो क्विकली राइट दिस डाउन। डन बेटा। लिख लो तो बताना बेटा। डन सर। हो गया। सर चलो बेटा, इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप से बना देता हूँ जिससे इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो देखते हैं। चलो बेटा, याद कैसे रखते हैं हम? NH3 उसका हम करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है बेटा किसका? NH3 का। देखो हम एक प्रोसेसर डायग्राम बना रहे हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आपका किया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन मतलब O2 से रिएक्शन, कैटलिस्ट मतलब पीटी और रोडियम वगैरह प्रेजेंट होता है। प्रोसेस के फलस्वरूप आपकी नाइट्रस ऑक्साइड बनती है बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आप जब करवाते हैं NO का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं आप, उससे आपके पास बन जाता है बेटा NO2। NO2 को आप पास करते हैं वाटर से, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपका HNO3 बनता है। प्लस खास बात क्या है, साथ में NO भी बनती है। उसको फर्दर आप रिसाइकल कर देते हैं और यहाँ प्रोसेस में भेज देते हैं। तो बाहर से आप NH3 और O2 पास करते हैं कैटालिटिक चेंबर में, वहां से NO बन रही होती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है फर्दर उससे वाटर से पास करवा के HNO3 बनाते हैं प्लस NO। तो ये छोटा सा डायग्राम याद रखेंगे तो थोड़ा आगे पीछे होता है तो भी हम आराम से प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, थोड़ी रिएक्शंस तो बना ही देंगे किसी तरह से। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना? आसान है बेटा याद रखना। यस सर। प्रॉपर्टीज इसी तरह याद रखी जाएगी। देखो प्रोसेसेस ऐसे बहुत डिफिकल्ट है, 3 रिएक्शन याद रखना तो वो तो पड़ेगी, बट इस तरह से भूलना मुश्किल, आसान मतलब याद रखना आसान होता है, भूलना मुश्किल होता है। ऐसा कर लो आप, ऐसे थोड़ा फ्लो की फॉर्म में याद रख लो कि NH3 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन NO का ऑक्सीडेशन NO2 उसका वाटर से पास करवा पे HNO3 बन जाता है। इस तरह से बेटा याद रखना आप। बेसिक सा प्रोसीजर है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है और बहुत अजीब सा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। देखो
अब बेटा ध्यान दो, प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो मैं इसका कलर वगैरह ये सब नहीं बता रहा हूँ ना, कलरलेस लिक्विड होता है वैसे, बट HNO3 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, HNO3 is also a strong oxidizing agent, especially concentrated HNO3। ठीक है, चाहे तो यहाँ एक वर्ड कर लेना बेटा, concentrated HNO3। concentrated HNO3 is a strong oxidizing agent, मतलब जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, एंड इट रिएक्ट्स विथ ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, reacts with metals except gold and platinum, gold and platinum, इनके अलावा लगभग लगभग सबसे रिएक्ट कर जाता है ये। ठीक है बेटा, तो अब देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तुम्हें, ये मान के चलो 95% यही कॉन्सेप्ट्स काम में होंगे, काम आते हैं आपके, है ना। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स काम में नहीं आते, ठीक है ना, तो उसको बेटा समझना जरूरी है आपका। तो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेटा, इन जनरल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, देखना बेटा। यदि डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3, तो आपकी गैस जो बनेगी वो बनती है NO, और कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो रिएक्शन के फलस्वरूप जो गैस बनती है, दैट गैस इज एक्चुअली NO। सो दिस इज द बेसिक बिहेवियर चिल्ड्रन, आपका बेसिक बिहेवियर है ये, जो हमें याद रखना है। सो दिस इज एप्लीकेबल अराउंड 95% ऑफ द टाइम बेटा। एक आध जगह होती है जहां यहाँ NO की जगह N2O बनती है, तो वो मैं अलग से बताऊंगा आपको, तो चिंता न करें हम। बाकी नॉर्मली तुम इतना ध्यान रखोगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना आसान है, बैलेंसिंग पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं, वो सेपरेट टास्क है, बट प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले इसको नोट डाउन करें हम जल्दी से। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसको समझते हैं। डन बेटा, लिख लिया क्या हमने? Yes, sir. लिखने में थोड़ा फास्ट रहेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसकी रिएक्शंस देखिए, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ये लो बेटा, जल्दी से कवर करो। ओके सर। इसकी रिएक्शन देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ आपके सामने, प्रोडक्ट बनाना देखो बेटा बहुत आसान हो जाएगा यदि ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो। बैलेंसिंग बाद में करेंगे, Cu+HNO3, तो एग्जाम में सवाल आएगा डाइल्यूट, एग्जाम में सवाल आता है वो इतना दे देंगे और बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में।
फिर अब तो ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, वो आपसे कुछ छुपा के पूछेंगे कि क्या बनेगा। अब क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, बट पहले बोर्ड में ऐसा सवाल आता था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा तुम खुद से देखो क्या बन सकता है। देखो एक तो कॉपर और NO3 क्या आपस में कुछ बना सकते हैं क्या, सोचो क्या नाइट्रेट बन सकता है, कॉपर नाइट्रेट। yes sir, तो देखो एक कंपाउंड है CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस डाइल्यूट होता है तो कौन सी गैस बनती है, NO प्लस H2O। दैट्स इट, हो गई रिएक्शन। अब सारा टास्क होता है बेटा इसको बैलेंसिंग करने पे, एंड ट्रूली स्पीकिंग बैलेंसिंग दिस आउट इज वेरी डिफिकल्ट। इतना हलवा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इसके कोफिशिएंट बताऊंगा तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बेटा देखो तुम्हें समझना पड़ेगा है ना, कैसे कैसे बनता है। ये दो चीज कंफर्म हो गई, देखो वाटर भी बनेगा, NO बनेगा, ये कंफर्म्ड है। अब ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि कॉपर के साथ नाइट्रेट जाएगा, फिर इट्स अ कॉमन सेंस वैसे तो। अब इसको बैलेंस करके लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। अब उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, आपको बैलेंसिंग सिखाई जाए, बट तुम खुद देख सकते हो कितने डिफिकल्ट कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं। तो तुम इसको प्रैक्टिस करनी है बेटा तुम्हें बैलेंसिंग। इन रिएक्शन की एक बार बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या करें, फिर भी मैं कहूँगा बेटा रट्टा वैसे नहीं मारना है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी के साथ देखो दूसरी रिएक्शन, अब तुम खुद से सोचो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। HNO3 कंसंट्रेटेड, क्या क्या बनेगा जरा बताओ। sir NO की जगह NO2 बन जाएगा बाकी CuNO3 yes sir. ये तो वैसा का वैसा ही, प्लस NO की जगह NO2 प्लस H2। अब बेटा बैलेंस तुम खुद करना, मैं छोड़ रहा हूँ इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बोलो बात समझ में आई। आ रहा है क्या समझ में। yes sir, हाँ। यस तो सर। इसी तरह बेटा और मेटल्स की भी रिएक्शन होगी। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, वो क्या होता है बस ध्यान रख लेना, एक छोटा सा ये ध्यान रख लोगे, बाकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। बेटा मैं यहाँ कॉपर की जगह कुछ भी और लिखूँ, दो एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, उनके अलावा सबकी रिएक्शन इसी तरह से होती है। एक्सेप्शन नंबर 1, हमारे पास में जिंक की जब रिएक्शन HNO3 से होती है डाइल्यूट के साथ, कंसंट्रेटेड के साथ सेम रहेगा, बस डाइल्यूट में रिएक्शन चेंज होती है बेटा। तो पहले तो क्या बनेगा, क्या NO3 NO3 बन जाएगा प्लस यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज दिखता है और आंसर में बन जाता है N। बेटा ये केवल एक एक्सेप्शनल है, ये समझो अपने सिलेबस में एक दो और कंपाउंड होते हैं, बट अपने को नहीं आएगा और कुछ अपने लिए। बाकी सब जगह तुम्हें तो ये बिहेवियर करना है, और केवल इस केस में तुम्हें ये बनाना है। तो इसको थोड़ा अलग से ध्यान रखो, कैसे जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट के साथ होगी तो N2O बनेगी। बाकी सब जगह जो तुम्हें ये सिखाया ये लगेगा अपने लिए हर जगह। बेटा इवन जिंक की भी जब कंसंट्रेटेड के साथ करवाऊंगा ना, तो सेम रिएक्शन ZnNO3 ऑल ट्वाइस NO2 प्लस H2O बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है हमको, कॉन्सेप्ट जो सिखाया जा रहा है। बेटा हर रिएक्शन नहीं रट सकते, बट क्या बेसिक समझे क्या, इसको भी बैलेंस करना yes है। sir, बैलेंस रिएक्शन, इसे भी बैलेंस करके देखना तुम, बहुत टफ है बैलेंस करना, बट कर सकते हैं। दूसरा एक्सेप्शन बेटा क्या होता है, ध्यान दे, सम मेटल्स एग्जाम्पल बेटा क्रोमियम, एल्यूमिनियम do not dissolve in concentrated nitric acid, do not dissolve in concentrated नाइट्रिक एसिड। तो बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, ऐसा बेटा वर्ड्स यूज करते हैं। पैसिव फिल्म और लेयर बोल सकते हो चाहे तो इसे, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो ये काम की चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। तो मोस्टली सम जो मेटल्स होंगे बेटा
वो आपके डिजोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल में क्रोमियम और एल्यूमिनियम आप ध्यान रख ले। बाकी किसी की भी रिएक्शन आए देखो बेटा, और जिंक के अलावा, इवन जिंक का अलग से ध्यान रखो, बाकी किसी की भी आए, डाइल्यूट के साथ आपका कंपाउंड सॉल्ट NO+H2O और कंसनट्रेटेड के साथ कंपाउंड NO2H2O, ये फिक्स है। बैलेंसिंग हमें आनी चाहिए। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, देखो हमें ये आना ही चाहिए। बात समझे हम? Yes, sir. चलो, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन बेटा। चले आगे, So wait, Yes, sir. जल्दी खत्म करो बेटा। done sir. चलो बेटा देखो आगे। बेटा ये जनरल आपका था रिएक्शन का, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का। एक नेक्स्ट कैटेगरी देखो बेटा, रिएक्शन विद नॉन मेटल। इवन ये मेटल कुछ नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है बेटा। तो तुम्हें जनरली क्या ध्यान रखना है, मैं फिर से रूल दे रहा हूँ आपको जो याद रखना है। नॉन मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HO3, तो बेटा आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। अब ये सब जगह थोड़ा अलग होता है, ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी समटाइम्स हम कर सकते हैं। प्लस NO2+H2O, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो बेटा आपकी बुक के गो थ्रू होना है एक बार। मैं कुछ एक दो रिएक्शन लिख रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए। जैसे बेटा मान लो I2 के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, I2+HNO3। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेटेड है, एक लिख देता हूँ ना। तो क्या प्रोडक्ट बनता है देखो, दो तो फिक्स है, बोलो है कि नहीं, इतना समझते हैं हम। Yes, sir. एक प्रोडक्ट वैसे तो बेटा सोचो, देखो N निकल गया, H निकल गया, अब बचता है आपका I और HI, और इनके साथ भी कुछ आया और ऑक्सीडेशन करना है। जैसे अब ये पहचानना मुश्किल है, ट्रूली स्पीकिंग यू कैन नॉट गेस इट दिस प्रोडक्ट, बट ये प्रोडक्ट बनता है आपका। अब क्या टास्क बचा, बैलेंस करना। वो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। आई एम लिविंग द बैलेंसिंग। और एग्जाम्पल देखो, सी दिस प्रोडक्ट वी कैन नॉट गेस दिस, कांट गेस, ये रिमेंबर ही रखना पड़ता है हमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेटा मान लो P4+HNO3 फिक्स है एक चीज, ये तो फिक्स है, बस यहाँ पे बनता है H3PO।
अब अगेन ये क्यों बना, कैसे बना, ये बहुत बियॉन्ड बेटा, मतलब ऑब्वियसली बन जाता है बट ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है अपने पास में, इससे शॉर्टकट तो नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? Yes, yes, sir. तो ये बेटा बेसिक चीजें हैं सारी, इसको आप ध्यान रखें और इसको नोट डाउन करें बेटा। और रिएक्शंस आपकी बुक में हो सकता है बेटा 3-4 और रिएक्शन दी हुई है, जैसे एनसीईआरटी में शायद 5 रिएक्शन दी हुई है, तो मैं सारी नहीं लिखवा रहा हूँ, कोई ये प्रोडक्ट तुम्हें देखने की जरूरत है तो वो एक बार आप बेटा नजर डालेंगे, तो तुम ये 2 याद करो पहले, तो उसके बाद और 4 पे जाना, पहले जो मैं नोट्स में लिखवा रहा हूँ उनको याद करेंगे बेटा। डन, जल्दी लिखें। ब्राउन रिंग टेस्ट, अच्छा बेटा वैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में ये समझ देता हूँ छोटा सा ना कि क्या करता है। देखिए बेटा फटाफट से इसको, लिख लिया सर वो? लिख लिया इतना, ये बता दो फटाफट। चलो यस इधर सर। देखो, सबसे पहले बेटा स्टेप 1 क्या होती है, ब्राउन रिंग टेस्ट, आप सब करोगे बेटा, दिस इज 12th का प्रैक्टिकल का स्कूल्स में आपको करवाया जाएगा, और पर जिन्होंने पहले किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा HNO3 के टेस्ट के लिए। बेटा सबसे पहले आप क्या करते हैं, HNO3 को पानी में मिलाते हैं, तो आप सबसे पहले HNO3 को पानी में मिलाते हैं, जिसको पानी मिलाने से क्या होगा, NO3 माइनस बनता है बेटा प्लस H3O प्लस, तो NO3 माइनस यहाँ पे बेटा एक्वस सिचुएशन में है, पानी में मिल रखा है मतलब एक्वस हालत में है, so this NO3 minus behave like oxidizing agent। तो स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, NO3 माइनस जो होता है बेटा उसमें आप SO34 ऐड करते हैं, ऐड FeSO4। तो बेटा ये क्या करता है, दिस बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये क्या करता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिएक्शंस नहीं रखनी है हमें, ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, ये Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में बना देता है बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन हो गई स्टेप 3 में हम Fe3 प्लस जो है उसमें H2SO4 ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ Fe3 प्लस हमारे पास है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड H2SO4। अच्छा H2SO4 क्या करता है कोई बताएगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, कैसा एजेंट होता है, दिस इज बीइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे आपका वाटर रिमूव करता है ये, दिस रिमूव्स वाटर। और फाइनली आप क्या करते हो बेटा, एक्चुअल में जो H2SO4 ऐड करने की टेक्निक होती है ना, वो क्या होती है, तुम में से किसी ने पता नहीं पहले किया है, तुम ऐसे टेस्ट ट्यूब को थोड़ा तिरछा करते हो और ऐसे ड्रॉपर की हेल्प से छोटे छोटे ड्रॉप ऐड करते हो बेटा, डू यू रिमेम्बर, किसी को रिमेम्बर है तो यहाँ से H2SO4 की ड्रॉप
होती है, धीरे 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 जाता है। और यहाँ पे बेटा तुम ये सॉल्यूशन रखते हो Fe3 और इसका सबका, तो ये आप करते हो ड्रॉपर से ऐड करते हो H2SO4। फाइनली बेटा यहाँ पे आपका क्या क्या बचता है, Fe3 प्लस, NO और H2O, इन सब का मिलके कॉम्प्लेक्स बनता है जो ब्राउन कर देता है आपको, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है इन सब से मिलके, जो आपको ब्राउन कलर देता है। एक रिंग टाइप बन जाती है बेटा टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे, साइड से जब थोड़ा थोड़ा H2O ऐड करते हैं तो आपको ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस टेस्ट वी कॉल इट एज ब्राउन रिंग टेस्ट। आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, डोंट वरी, सब बच्चे शायद प्रैक्टिकल में करेंगे। तो ये आसान है, वैसे कर लोगे एक बार तो और आसान हो जाएगा, बट मैंने फिर भी थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया है क्या करते हो आप। तो प्रैक्टिकल में क्या करोगे बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें HNO3 लोगे, थोड़ा वाटर लोगे, तो थोड़ी देर में वो NO3 माइनस में और उसमें टूट जाएगा। उसमें FeSO4 का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे जिससे Fe3 प्लस बनेगा, और फिर टेस्ट ऐसे छोटी सी ट्यूब में लेके उसमें साइड से ऐसे हल्का हल्का H2SO4 पोर करोगे आप धीरे धीरे। एक बात ध्यान रखने की होती है इस टेस्ट में कि बहुत ज़्यादा है और तेज नहीं डालते, क्योंकि बेटा HNO3 भी बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो, तो ये बहुत विग्रस मतलब भयंकर रिएक्शन होके नुकसान भी पहुंचा सकते हैं हमको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, एक्सपेरिमेंट करते समय आप जब क्लास में परफॉर्म करेंगे तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको या किसी को भी नुकसान हो, ठीक है। तो बेटा दिस इज ए इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सपेरिमेंट करने में ऐसा कुछ किया जिससे कि हमें प्रॉब्लम या नुकसान हो जाए, ठीक है ना। आसान ही है तो याद करना और ध्यान रखना बेटा। यस Yes, sir. चलिए तो नोट डाउन करो इसे फटाफट, फिर आगे चलते हैं। सर प्रैक्टिकल्स कब होंगे? क्या बेटा, तो जैसे अभी प्रैक्टिकल का भी है, क्या प्रैक्टिकल होंगे? क्योंकि डायरेक्ट अभी तो पेपर का ही आया है। नहीं बेटा होंगे प्रैक्टिकल वगैरह सब होंगे, बिल्कुल होंगे। देन बेटा फटाफट लिखो इसे। बेटा जल्दी जल्दी लिखो, देखो फटाफट फटाफट करो। बेटा पी ब्लॉक पे इतना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा वो करें। Sir, sir. रिटर्न Yes, sir. चलिए बेटा बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, तो अगला पार्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या कर रहा हूँ मैं, फॉस्फोरस, RUS, फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। बेटा फॉस्फोरस हमारे पास में काफ़ी सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि 3 फॉर्म मेन एग्जिस्ट करती है फॉस्फोरस की, एग्जिस्ट इन मेनली 3 फॉर्म्स। बेटा फॉस्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी है? रेड व्हाइट ब्लैक। हाँ, रेड वाइट ब्लैक, बहुत बढ़िया बेटा, कुछ तो आइडिया है हमें, मतलब याद है। बिल्कुल रेड वाइट और ब्लैक की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है बेटा आपके पास में। तो 3 फॉर्मेशंस में ये आपके पास में हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। तो देखिए किस तरह से होता है बेटा। सो एग्जिस्ट इन मेनली 3 फॉर्म्स। तो 3 फॉर्म कौन कौन सी है? पहली आ जाएगी आपकी वाइट फॉस्फोरस, सेकंड फॉर्म आ जाती है आपकी रेड फॉस्फोरस, और थर्ड फॉर्म आ जाती है आपकी ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स है जिनमें एग्जिस्ट करते हैं आपके कंपाउंड्स बेटा। ठीक है ना, सिंपल सिंपल ध्यान रखना है। अब ध्यान दो बेटा, मैं इन पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, रेड और वाइट का डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में, तो मैं इनको थोड़ा डिफरेंस की फॉर्म में बता देता हूँ हमें, ताकि हम इनको डिफरेंस की फॉर्म में याद रखेंगे। ब्लैक इतना नहीं पूछा जाता, बट इन दोनों पे डिफरेंस खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुछ बेसिक चीजें हम बताएंगे, उनको ध्यान रखेंगे बेटा। तो पहली बात, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है दिस इज पॉइजनस इन नेचर। पॉइजनस, ये जो होता है बेटा ये नॉन पॉइजनस होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, समझ गए ना। ये जो होता है बेटू दिस इज सॉल्युबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। बस दिस इज नॉन सॉल्युबल इन CH2 या इनसॉल्युबल बोलता, नॉन सॉल्युबल इन CH2। ये CH2 में सॉल्युबल नहीं होता है। क्या हमें ये बात समझ आ रही है बेटा? सिर्फ बेसिक पॉइंट्स दे रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। दिस इज वेरी रिएक्टिव, और जो बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो आपने सेकंड पॉइंट सॉल्यूबल इन क्या बताया था? CH2, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, इसका नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। और ये नॉन सॉल्युबल इन CH2। तीसरा होता है बेटा वेरी रिएक्टिव लेस स्टेबल। ये बेटा आपके पास में आता है लगभग लेसर रिएक्टिव, ठीक है, और मोर स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान क्या रखेंगे बेटा, ग्लो करता है डार्क, ग्लोज इन डार्क। और ये बेटा जो होता है आपका डू नॉट ग्लो इन डार्क। तो इतने पॉइंट खूब होते हैं। आपसे छोटे मोटे पॉइंट्स इन पर पूछे जाए तो वो भी आप ऑटोमेटिक आंसर कर सकते हो। लाइक विच ऑफ द फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क, वाइट, रेड, ब्लैक एटसेट्रा देके आपसे पूछे, आप आंसर बना सकते हैं। एक पॉइंट इनका स्ट्रक्चर का देख ले बेटा। व्हाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैं लिख देता हूँ यार, टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से, फॉस्फोरस ये ऐसे टेट्राहेड्रल बनाते हुए बनेगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और यहाँ पे भी ऐसे फॉस्फोरस, और ऐसे टेट्राहेड्रल बनते हुए होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या खास बात है बेटा, ये 3D टाइप से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ P4। तो बेटा ये P4 की चेन्स बनती है, मतलब
ऐसे स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ते जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बनाऊं तुम्हारे लिए, तो पी पी यहाँ पी यहाँ पी, और ऐसे स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ते चलो, लाइन बाय लाइन जोड़ते चलो। पी पी पी, इस तरह से ऐसे लाइन बाय लाइन इनको जोड़ते चलते हैं हम ऐसे। पी 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 पी, ऐसे लाइन से लाइन जुड़ते जाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 3D डायमेंशन का स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये एक ध्यान रखो बेटा। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। डन, जल्दी से लिख लो। बेटा इसे डिफरेंस की फॉर्म में लिख लो इसको। रिटर्न बेटा जल्दी लिख लो। Yes, sir. एक तीसरा बेटा होता है ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना। ब्लैक फॉस्फोरस पे तुम्हें ध्यान रखना है बेटा, इसे 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स में बेटा एक आता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक आता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है ना बेटे, बनते कैसे है ऐसे ध्यान रखना है बस, दैट्स इट। ब्लैक फॉस्फोरस में के लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ इनकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ हमें ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो बेटा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, रेड फॉस्फोरस को आप लगभग 803 केल्विन पे हीट करते हैं, तब बनता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। पी का मतलब यहाँ फॉस्फोरस को शॉर्ट में लिख रहे हैं। और वाइट फॉस्फोरस को जब आप हीट करते हो लगभग 473 केल्विन पे, तब आपका बनता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, कि किससे कौन सा बनता है। इवन टेम्परेचर भी याद नहीं रहे, ये याद रखना, रेड फॉस्फोरस को हीट करने से अल्फा बनता है और व्हाइट को हीट करने से बीटा बनता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो हम इतना भी याद रख लेंगे तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट बेटा। तो फटाफट से इस पार्ट को, इसके बाद में ये डायग्राम आपने बनाया होगा, इसके बाद इसको नोट डाउन करो बेटा। देखो पी ब्लॉक में नंबर लाने का सीधा तरीका है आपका नोट्स पे कमांड, दैट्स इट। चलिए बेटा, लिख लिया हमने, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट फटाफट।
डन के बेटा जल्दी बताओ। Yes, sir. लिख लो फटाफट। सी बेसिक बेसिक से Done, sir. पॉइंट से बेटा। चैप्टर थोड़ा लेंदी और बड़ा है, बट मैं जिस अगेन फिर बोल रहा हूँ बेटा, इतना टाइम नहीं देते हैं। इवन जब मैं जेई के लिए पढ़ता था तो भी इतना टाइम नहीं दिया गया था हमें। वो नोट्स पकड़ा दिए थे, बोला बेटा रट्टा मारना है, 2-3 चीज़ें समझा दी थी, जो 2-3 चीज़ें थी, बाकी बोला हो गया। तीसरा लेक्चर अपना चल रहा है, 3 लेक्चर तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं पी लोग। इवन टीचर्स ने भी 3 लेक्चर तो पढ़ाया ही नहीं था हमें। सो और बेटा ये जनरली सब तरफ इसी तरह से बेटा करवा दिया जाता है कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, हो जाएगा, सबसे लास्ट में पेंडिंग रखते हैं, तो बोलते हैं बेटा ये तो रटने का है, तुम रट लेना। बट सी इसको ही याद करना सबसे डिफिकल्ट होता है, ये सबसे टफ लगता है बच्चों को, फिर एक साथ इतना पकड़ा दिया जाता है। तो अरे थोड़ा ध्यान साथ देंगे आप, नोट्स को थोड़ा पढ़ते चलो, 1-2-3 बार पढ़ लो साथ साथ में, और डेली लेक्चर्स के बाद ही पढ़ लो 1-1 2-2 बार, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। 50% भी याद हो गई तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि 50% आप जो क्वेश्चंस करोगे, हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसके थ्रू और वो 50% रिटेंशन हो जाएगा आपका, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 50-60% भी याद हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे नंबर कटते हैं बच्चों के। एक ऐसी चीज़ है जिस चैप्टर से 1-2 नंबर ले जाते हैं बच्चे के। अच्छा बच्चा होगा उसके भी 2 नंबर तक खिंच जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से याद ही नहीं कर पाता है, उसको डर वो मतलब परेशान होकर छोड़ देता है चैप्टर से कि ये तो इतना बड़ा है, ऐसा है। थोड़ा वो हैबिट ना बनाए। फ्री के नंबर है बेटा, यहाँ से मतलब ये मान के चलो लगभग 7 मार्क्स का पेपर आपका आता है सीबीएसई आईसीएसई 20 मार्क्स में से। सो दिस इज द सिंगल मोस्ट चैप्टर जो लगभग 7 नंबर लेके जाता है, 7 से 8 नंबर, मतलब 10% वेटेज आपके पेपर का लेगा ये। एंड दिस इज ह्यूज, ये कोई मजाक नहीं है, 7 नंबर यदि एक चैप्टर लेके जा रहा है तो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. है ना बेटा? तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने नंबर, और ये फिक्स से है। मतलब ये रखो, ये नोट्स बेटा हम जो कर रहे हैं वो कर लोगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा वो कर लेंगे, तो फिर अपनी किस्मत है, देखो उससे बाहर आता है तो उतना कर लेंगे। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि 7 में से 6 नंबर तो आप ले आओगे। 1 नंबर तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, हो सकता है कहीं बाहर से आ जाए, बट 6 नंबर तक आप पहुंच सकते हो। हालांकि उसमें भी अब सर्टेनिटी तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है इतना तो करने लायक कंटेंट हम रेडी कर लेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इतने नंबर बहुत होते हैं बेटा, ऐसा कोई कम नहीं है। बट यदि नहीं करोगे तो फिर यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा आंसर आता है या नहीं आता टाइप का है, या तो तुम्हें आएगा या नहीं आएगा। अब कोई तुम्हें पूछे कौन से फॉस्फोरस से अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है, अब तुम्हें नहीं याद है तो तुम तुक्का मार के आओगे, रेड वाइट या अक्कड़ बक्कड़ खेलोगे, अक्कड़ बक्कड़ वो है ना, और फिर फाइनल जिस पे आया उसको बोल दोगे, ठीक है? या फिर जय माता दी, जय माता दी, अच्छा इस पे आ रहा है, टिक मारो, आगे बढ़ो। तो ऐसे काम करने पड़ेंगे फिर, ठीक है ना बेटा? तो इससे काम ना करें हम। चलिए नेक्स्ट, जैसे अमोनिया होता था, दूसरा कंपाउंड होता है फोस्फेट, पॉइजनस कंपाउंड होता है, दिस इज H3। जैसे अमोनिया था उसी तरह से होता है बेटा ये भी। तो देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा। इसकी प्रिपरेशन होगी आपकी Ca3P2 प्लस H2, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन करवाई जाती है वाटर से। इसकी रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा CaOH होल ट्वाइस बनता है प्लस PH3, ठीक है ना? तो ये आपका नॉर्मल लेवल्स पे इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बेटा, बेसिक बिल्कुल रिएक्शन है, ठीक है? तो ये मेनली आपकी रिएक्शन है जो ध्यान रख सकते हैं। एक और बेटा इसके HCl के साथ, वाटर के अलावा HCl के साथ रिएक्शन से भी बनता है, तो मैं चाहूँ तो यही पे कर देता हूँ प्लस HCl। तो HCl के साथ करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे CaOH गया, CaCl2 चला जाएगा, CaCl2 प्लस PH3, सिंपल। लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है? लेबोरेटरी में हम बात करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है। व्हाइट फॉस्फोरस P4 ही होता है सभी, बस उनका नेचर का प्लस NaOH प्लस H2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग H3 बनता है प्लस NaH2PO। अब ये थोड़ा बड़ा सा प्रोडक्ट है, तो तुम ध्यान रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका एक्वस NaOH से साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया बन जाती है।
तो एक रिएक्शन ये भी होती है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं हम, वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आसान है बैलेंसिंग करना, तो वो बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। ये इतना समझ आता है बेटा, तो बेसिक बात देखो। दूसरी बात क्या की जाती है, इसकी प्रॉपर्टी बात। तो प्रॉपर्टी में तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, दिस इज कलरलेस, खास बात बेटा इसकी रोटन फिश स्मेल होती है। अब जो जिन बच्चों ने कभी फिश वगैरह जैसे बंगाल साइड या साउथ साइड ज़्यादा है, बाकी अपनी इधर तो कम है, बट जो बच्चों ने जैसे देखी है या वैसे रही है तो वो फील कर सकते हैं फिश स्मेल को, एंड हाईली पॉइजनस। बाकी जैसे वो तो पता नहीं होगा। मैं जैसे बेंगलोर था बहुत टाइम के लिए बेटा, कभी कभी जैसे घर जा रहे होते थे या रास्ते में, तो वहाँ पे बेटा बहुत सारे जैसे अपने यहाँ नॉर्मल ठेले लगते हैं ना फल फ्रूट बेचने के, वैसे बेंगलोर में इट यूज टू बी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे वो ठेलों पे मछली बेच रहे होते थे। इट्स वेरी कॉमन है ना, बहुत कॉमन होता था। और मैं वहाँ से जैसे मुझे पता चल जाता था कि यहाँ पे ठेले यहाँ है, तो मैं इतनी दूर से एक तरह से सांस थोड़ा सा रोक के फटाफट निकलता था, क्योंकि मुझसे तो वो स्मेल भी पसंद नहीं होती थी एकदम। अब आके तो क्या खुली रखनी पड़ती थी, मजबूरी थी है ना, सामने देखना पड़ता था, बट फटाफट से जैसे बंद करके ना और फटाक से निकलता था, क्योंकि आते थे बीच में बहुत जगह होता था ऐसा। और ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे ढेर लगे होते थे खतरनाक वाले ना। और जबकि मेन अड्डे पे तो कहीं गए ही नहीं, बट तुम्हें स्ट्रीट वेंडर्स मिल जाते थे नॉर्मल सेलिंग करते हुए इस तरह से। सो इट यूज टू बी द केस इन बेंगलोर, जो मैंने देखा हुआ है मेरी आंखों से है ना। तो और जगह भी ऐसे होता है। इसी में मेरा एक फ्रेंड था बंगाली, वो बोलता था प्रदीप यहाँ पे तो बहुत कम है, बंगाल में तो तुम्हें इससे बुरी हालत मिलेगी हमारे उधर फिश और इन सब की। तो जो बेटा मोस्टली जो आपके जिन्हें आप बोल सकते हो कोस्टल एरियाज जो है या जो समुद्र के आसपास है, वहाँ पे फिश वगैरह रहती है, तो ये स्मेल भी शायद उन्होंने ही ज़्यादा फील की हो। तो हमें तो पता चले, स्मेल भी पता नहीं चलेगी, बस थोड़ी जल्दी से स्मेल आएगी, बट किसकी है पता नहीं कर सकते। तो पॉइजनस होती है, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये हाईली पॉइजनस होती है, इसलिए बेटा ये बहुत खतरनाक होती है। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव होती है बेटा, एक्सप्लोड इन कॉन्टेक्ट विद HO3, क्लोरीन एक्सेट्रा। बेटा Cl2, HNO3 इन सबसे तक ये एक्सप्लोड कर जाती है। आ रही है बात समझ में? तो बेटा ये ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये NaCl की तरह सोल्यूबल होती है, दिस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको बेटा मेन तरीके से ध्यान रखने इसके बारे में। बाकी इसके रिएक्शंस भी है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट कैटेगराइज रिएक्शंस ऑफ फॉस्फेन एज इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा हूँ। तो इसकी रिएक्शन है कुछ कुछ 2-3 रिएक्शन जैसे एनसीईआरटी में भी दी हुई है बेटा, तो उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो इसलिए मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मतलब पहले जितना कुछ तुम्हें नोट्स में लिखाया जा रहा है और जो क्वेश्चन में दूंगा वो हो जाए, उसके बाद और चीज़ देखनी है, बाकी और चीज़ों पे पहले फोकस नहीं करना है। गुड, Yes. तो वो ध्यान रखना है बेटा। तो रिएक्शंस इसकी उतनी काम की नहीं है, ये काम की थी जो मैंने बता दी, बाकी इसकी रिएक्शंस काम की नहीं है। अच्छा बेसिक होती है इधर में, ये भी ऐड कर लो, इतना चल जाएगा। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक बेसिक में से बेसिक इसका नेचर होता है।
डन। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। डन बेटा, आगे बढ़े चलो। फॉस्फोरस हेलाइड्स, तो बेटा फॉस्फोरस हेलाइड ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जनरली जो इस ग्रुप के कंपाउंड बेटा दो तरह के हेलाइड बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? PX3 PX5। बहुत बढ़िया बेटा। तो एक तो बेटा PX3 टाइप बनेंगे जहाँ पे X हो सकता है ClF ClBrI, और एक आपका बनता है बेटा PX5 जहाँ पे X हो सकता है FCl और Br। अब आपका सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बनता है बताओ बेटा? PI5 do not exist, why? सबसे पहला सवाल तो देखो पहली लाइन से आ गया आपने कि PI5 जो होता है बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा क्यों? सोचो क्या आंसर होगा इसका, बताओ जरा। क्या आंसर है? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। लार्ज साइज ऑफ आयोडीन 5 iodine cannot bind phosphorus simultaneously, cannot bind with phosphorus simultaneously। बेटा कॉमन सी चीज समझो, यहाँ पे एक फॉस्फोरस है मान लो बेटा, इसके चारों तरफ में चाहूँ 5 बड़े लोगों को खड़ा कर दूं, बट इसमें खड़े ही नहीं हो सकते हो 5 बड़े लोग इसको घेर, पांचवा आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो क्या बेटा? 5 लोग इसको Yes, घेर sir। के खड़े होना चाहते हैं, बट वो खड़े होने वाले 5 लोग इतने बड़े कि वो आ ही नहीं सकते, तो वो बनेंगे ही नहीं, तो वो जगह ही नहीं बनेंगे। बट यहीं पे देखो क्लोरीन को देखो, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन को जैसे मैं बात करूँ तो बेटा ब्रोमीन थोड़ा छोटा है, मतलब छोटे लोग इसको घेर, तो ऐसे शायद 5 लोग घेर लेंगे इसको और जगह बच जाए तो चलेगा, बट यहाँ बड़े लोग और 5 घेर ही नहीं सकते इसको टच होके, तो इस चक्कर से बेटा आपका वो नहीं बनता है। ये बन जाता है और ये आयोडीन यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, 5वां आयोडीन यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, तो ये सी चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो याद रखने की है, ध्यान रखेंगे बेटा क्यों नहीं होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, स्टेरिक रीजन्स है कि साइज बड़ी होने की वजह से वो उसको कवर नहीं कर पाता है। गुड, इतनी बात समझी हमने। आगे बढ़ू मैं? Yes, sir। अब देखो बेटा PCl3 देखेंगे पहले हम, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो फेमस है उनको ही पढ़ना है हमें बेटा। प्रिपरेशन की बात तो P4 प्लस Cl2 गिव्स PCl3, बैलेंसिंग कर लो जो भी होगी। यही रिएक्शन P4CL2 के साथ में PCl5 की भी आती है, ठीक है ना, ये वाइट फॉस्फोरस है। एक और रिएक्शन बेटा आती है P4 प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, इससे साथ भी PCl3 बनता है प्लस SO2 प्लस H2Cl2, ये सब बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अच्छा एक और चीज को समझे हम
इसकी बेटा कुछ रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है PCl3। हम इसके यूज की बात करें बेटा, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता हो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है इसका। वैसे मैंने चैप्टर शुरू करते ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बहुत बढ़िया, ट्राइगोनल प्लेनार बेटा है ना, बाइपिरामिडल। PCl5 का बाइपिरामिडल होता है। इस पे एक वो होगा बेटा टेट्राहेड्रल जाएगा, माय बैड। यस सर। एक लोन पेयर भी तो होगा, ऐसे गड़बड़ी करवाया करो रे। बेटा PCl3 की बात करें तो एक लोन पेयर होगा और 3 क्लोराइड्स होंगे ऐसे, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। बेटा इसकी रिएक्शन PCl3 की है वो ऑर्गेनिक में काम में आती है, जैसे एल्कोहल। अब मैं जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ, प्लस PCl3, याद करो क्या बना था, क्या हेलाइड बना था क्या, प्लस H3PO3 बनता है, याद है कि भूल गए? यस सर। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में पड़ी हुई है। तो इसके यूज की बात करो तो बेटा ऑर्गेनिक में यूज आता है, यूज के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आते हैं। इसी तरह बेटा एसिड के साथ में भी आपका क्लोराइड बनाता है। एसिड के साथ PCl3 की रिएक्शन करते हैं तो ये एसाइल क्लोराइड बनाता है, और ये रिएक्शन अपने एसिड चैप्टर में आगे आएगी। तो तुम्हें इसके रिएक्शंस अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली किसमें सीख जाओगे, ऑर्गेनिक में। बस थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि एल्कोहल के साथ में हेलाइड बनाएगा, ऑक्सीजन OH को हटा के ये बना लेगा, और एसिड में से भी OH को हटा के Cl जुड़ जाएगा, तो एसाइल क्लोराइड प्लस H3PO3। सो दीज आर दी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो इसका ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग यूज है, वो बेटा आपको सीखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। आ रहा है समझ में? तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, PCl3 से रिलेटेड ये सब चीजें जल्दी जल्दी नोट करो। Is it done? Yes sir. Yes sir. चलो बेटा नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बेटा। तो इसकी भी प्रिपरेशन देख लेते हैं पहले। तो सेम प्रिपरेशन है, देखो P4 प्लस Cl2 Cl5। देखो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं रिएक्शन, सपोज कि आप पढ़ोगे तो बैलेंस करना, इनको बैलेंस लिखने की कोशिश करना नीचे इनके। सेकंड वही बेटा PCl उससे भी बन जाती है ये, P4 प्लस SOCl से भी, सॉरी आयोनिल क्लोराइड SO2Cl2। पहले मैंने गलत लिख दिया था कि ये, हाँ बेटा ये गलत लिख दिया मैंने, SO2Cl2 होता है, नहीं सही है SOCl2। हाँ यहाँ पे दूसरा कंपाउंड आएगा, और आयोनिल क्लोराइड सही था, हियर वी यूज SO2Cl2। तो इसके रिएक्शन से PCl5 प्लस SO2। एक और रिएक्शन याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट, PCl3 प्लस H4, इससे बेटा आपका HCl प्लस H3PO3 बनता है यहाँ पे। ये आपको एक याद रखना है, दिस इज ए इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये आप
याद रखेंगे अलग से। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं याद रखना, यस सर। ये तुम अलग से, ये इसके साथ में नहीं है, ये थोड़ा अलग से मुझे याद है, पर बुक में डायरेक्टली गिवन है बट पूछी हुई रिएक्शन है, इसे ऐसे नोट करके लिख ले। PCl3 की रिएक्शन है वैसे, बट याद रखना बेटा, दिस कैन बी आस्क्ड। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये बेटा पिछली छोड़ी थी मैंने, ये PCl रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे कि H3O3 एसिड बनता है, H3PO3 और HCl बनता है इस रिएक्शन से। तो प्रॉपर्टी जो बेटा हम बात करते हैं, तो ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, वो कोई इतना काम का नहीं, याद रखना। इसकी भी एक रिएक्शन ध्यान रखिए, PCl5 प्लस H2O। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनता है HCl H3PO। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्या ध्यान रखेंगे कि PCl3 की जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तब तो बनता है H3PO4, और PCl5 की जब वाटर से रिएक्शन करते हैं बनता है H3PO4। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बट ये रिएक्शन हमें याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H3PO3 किसकी रिएक्शन से बनेगा, H3PO4 किसकी रिएक्शन से बनेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एसिड है फॉस्फोरस के, इंपॉर्टेंट एसिड्स है जो हमें ध्यान में रखने के हैं, ठीक है। एक रिएक्शन की बात करते हैं, तो PCl5 टूट जाता है PCl3 में हीट करने पर, हीट प्लस Cl2, तो ये PCl3 में टूट जाता है। तो ये याद रखना है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ जरा। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल, 5 बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यदि मैं ऐसे बनाना चाहूँ इसको, तो यहाँ फॉस्फोरस होगा, ऐसे Cl बेटा हिस्सों पे, और ऊपर Cl प्लेन के नीचे Cl। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ध्यान रखना है ना। बेटा देखो, PCl5 के पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते, तुम्हें पता है ना। यदि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट और यहाँ पे 120 और यहाँ 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, या ऑल दी बॉन्ड सिमिलर नहीं होते हैं PCl5 में, करेक्ट। यस और नो बेटा। चलो, तब क्या काम है बेटा, अगला पार्ट अगली क्लास में करेंगे, आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है ना। तो ज्वाइन करना है हमें, और आई होप कि होमवर्क कर रहे हो आप लोग, मैथ्स का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना लगभग 10 मिनट में बेटा। मैं मैसेज भी ड्रॉप ना करूँ तो है क्लास, और नहीं होगी तो ही मैं मैसेज करूँगा, ये समझो, तो जरूर कर दूंगा। ऑल राइट, तो क्लास ज्वाइन करें थोड़ी देर में मैथ्स की। थैंक यू। थैंक यू।